आप सभी विद्यार्थियों को नए साल का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। देखिए आज 1 जनवरी है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए बुलाया हूँ। इसका मुख्य रीज़न यह है, आज 10th क्लास के जितने भी फार्मूले हैं मैं वो सब आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा। और यह मैं आपसे ओपन चैलेंज और गारंटी देता हूँ कि अगर आप सभी फार्मूले को अपने दिमाग में रख लेते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो 50 नंबर का कंप्लीट यहाँ से आपको लड़ जाएगा, सेम टू सेम। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है? तो रियल नंबर है, रियल नंबर, और इसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो पहला फार्मूला यहाँ से एराइज होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसी को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है? तो होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए फार्मूला नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या लेना है आपको। तो मैं पहला संख्या A ले लिया हूँ और दूसरा संख्या B ले लिया हूँ। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है LCM गुने SCF। देखिए यहाँ से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी 3 संख्या दिया रहेगा, चौथा निकालने के लिए बोलेगा। यहाँ पे देखिए A B LCM SCF 4 हो गया। तो यहाँ पे A दिया रहेगा, LCM दिया रहेगा, SCF दिया रहेगा, आपसे B पूछेगा। या ऐसे भी हो सकता है A B दिया रहे और LCM दिया रहे, आपसे SCF पूछा जाए। यहाँ पे कोई भी 3 दिया रहेगा और चौथा आपसे पूछेगा। आइए हम लोग फार्मूला नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है शांत और अशांत पहचानने का नियम। ये भी हर साल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शांत और अशांत पहचानने का नियम। तो देखिए क्या करना है, अंश बटा हर। मान लीजिए आपको 4 बटा में 3 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का क्या करना है? परिमेयकरण। गलती यहाँ पे लिखा गया, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, परिमेयकरण नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना है अगर हर में केवल 2 या केवल 5 आ जाए या दोनों 2 और 5 आए तो शांत कहलाएगा, नहीं तो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। फिर से ध्यान से समझिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 3 बटा 8 लिखा हुआ है, तो हमको अंश से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको सिर्फ हर से मतलब रखना है। तो हर में 8 लिखा हुआ है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4 बार में जाएगा और 2 से 2 बार में जाएगा। तो हर में क्या आ रहा है? 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब यह क्या होगा? शांत होगा। अगर कोई दूसरा नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वह अशांत कहलाएगा। 2 आए या 5 आए या दोनों साथ में आए तो वह शांत होगा, अन्यथा वह अशांत होगा। आइए हम लोग 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है परिमेय और अपरिमेय पहचानने का नियम। तो लिखा हुआ है रूट के अंदर वह सभी संख्या, रूट के अंदर वह सभी संख्या जिसको निकालने में हमारा पसीना छूट जाए तो वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। और जिसका रूट माने जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल दे वह शांत कहलाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट के अंदर वह सभी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने में पसीना छूट जाए वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाए वह क्या कहलाएगा? तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। कहना क्या चाहता हूँ, एग्जाम्पल द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पे रूट 16 लिखा हुआ है, तो इसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल देंगे। 4 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह परिमेय हो गया। और रूट यहाँ पे 19 लिख दूँ और बोलूँ कि रूट 19 का वर्गमूल निकालिए, तो आपका पसीना छूटने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो याद रखिएगा कि रूट में वह सभी नंबर जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं वह परिमेय कहलाता है, और रूट में वह सभी नंबर जिसको निकालने में हमारा पसीना छूट जाए वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। चैप्टर नंबर 1 में आपको सिर्फ यही 4 फार्मूला है। इतना फार्मूला आप याद रखिएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आइए हम लोग चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पोलिनोमियल। इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। पोलिनोमियल हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। 1 नंबर में देखिए फार्मूला नंबर 1, द्विघात। द्विघात मीन्स जिसके पावर में 2 हो। द्विघात, द्विघात मतलब 2 होता है, जिसके पावर में 2 हो उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे। त्रिघात, त्रिघात मीन्स जिसके पावर में 3 हो, जिसके पावर में 3 हो त्रिघात बोलेंगे। रैखिक,
रैखिक जिसके पावर में एक हो, एक घातीय या रैखिक बहुपद बोलेंगे उसको, जिसके पावर में एक हो रैखिक, जिसके पावर में दो हो उसको द्विघात, जिसके पावर में तीन हो उसको त्रिघात कहते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। देखिए पावर में 2 है यहाँ पे, तो द्विघात हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? समीकरण रहेगा ना तो उसमें बराबर लग जाएगा, जिसमें बराबर लगा हो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है लिखा हुआ है। देखिए बराबर में 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण। बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है, बहुपद और समीकरण में यही अंतर होता है, जिसमें 0 लग जाए या बराबर में कुछ लिखा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो समीकरण बोलते हैं। अब आइए 6 नंबर के ऊपर, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? रैखिक बहुपद किसको बोले थे? जिसका पावर में 1 होता है। तो देखिए यहाँ एक्स के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो एक्स प्लस बी होता है, वही रैखिक समीकरण। देखिए समीकरण का बात हो गया, मतलब इसमें बराबर लगा होगा, तो देखिए यहाँ पे बराबर लगा है। रैखिक समीकरण का मानक रूप एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है। अब आइए त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अब त्रिघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? जैसे ही समीकरण लग गया तो सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ उसमें बराबर लग जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर में 0 होता है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, बहुपद और समीकरण सेम होता है, सिर्फ अंतर यही होता है बराबर का अंतर होता है। बराबर अगर उसमें लग गया तो वह समीकरण बन जाता है। अब आइए 10 नंबर में लिखा हुआ है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू क्या होता है? तो माइनस बी बटा ए। अब आइए 11 नंबर पर, शून्यांकों का गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणनफल मतलब गुना, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए। अब आइए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यांकों का योग। 3 शून्यांक है, आपको अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा दिया गया है। फिर पूछ रहा है कि शून्यांकों का योग क्या होगा? तो माइनस बी बटा ए हो जाता है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का वैल्यू क्या होता है? तो सी बटा ए होता है। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल बोल रहा है, आपको 3 शून्यांक दिया गया है, अल्फा बीटा गामा, उसका गुणनफल बोल रहा है, तो होता है माइनस डी बटा ए। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर से देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे देखिए 16 नंबर में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। द्विघात बहुपद में हम यहाँ पे ऊपर ही लिखवा दिए हैं कि द्विघात मीन्स जिसके पावर में 2 हो, तो पावर में 2 हो। द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। कौन कौन? अल्फा और बीटा। और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। कौन कौन सा? तो अल्फा बीटा गामा। तो देखिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जितने भी फार्मूला है मैं सभी आपके सामने डिस्कस कर लिया। ये सभी फार्मूला को आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, देखिए पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे फार्मूलों को देखे थे। उसमें से आपका चैप्टर नंबर 2 से एक फार्मूला छूट गया था जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अगर अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको दिया रहा है और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाए तो इसका सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, और आपको क्वेश्चन में अल्फा और बीटा 2 शून्यक दिया गया है और बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी सूत्र द्वारा हम उसको क्या करते हैं? हल करते हैं। अब ये चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें आपका पहला कंडीशन देखिए क्या है, अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इस कंडीशन में आपको अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक मतलब होता है एक। तो
तो वही लिखा हुआ है कि A1/A2 अगर आपका बराबर नहीं है B1/B2 का तो अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब कंडीशन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर है। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा? मेनी सोल्यूशन, अनेक हल। इसी को हम लोग बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है अपरिमित रूप से अनेक हल। समझ गए तीनों को? आशा करता हूं कि तीनों कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, अगर A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो इस कंडीशन में होगा अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और कंडीशन नंबर 3 है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, इस कंडीशन में हो जाएगा मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, यानी अनेक हल हो जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। चैप्टर नंबर 4 आपका एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम लोग हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप x² + bx + c बराबर 0 होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी समीकरण का बात होगा उसमें बराबर लगा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे बराबर लगा हुआ रहता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप x² + bx + c बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी को हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में उसको विवेचक बोला जाता है और इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। वही लिखा हुआ है कि डी का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है x² + bx + c बराबर 0। अगर यहाँ पे ये 0 नहीं रहता तो ये द्विघात बहुपद हो जाता। यहाँ पे बराबर लग के 0 लग गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। अगर आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा में 2a। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 हो तो x का वैल्यू हो जाता है -b ±√b² - 4ac बटा में 2a। आइए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है एपी का पहला पद, मतलब एपी का पहला पद बोलिए चाहे प्रथम पद बोलिए, उसको कैसे दर्शाते हैं? तो ए से दर्शाते हैं। ए से दर्शाइए या A1 से भी दर्शा सकते हैं। देखिए ए लिखा हो या A1 लिखा हो या T1 लिखा हो, तीनों सेम चीज लिखा हुआ है। एपी का पहला पद को हम लोग ए लिखेंगे या A1 लिखेंगे या T1 लिखेंगे। तो अगर आपको कहीं पे A1 लिखा रहे या T1 लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको समझेंगे क्या लिखा हुआ है। एपी का पहला पद ही लिखा हुआ है। अब देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं, एपी का सार्वंतर यानी पदांतर, यानी इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CD माने कॉमन डिफरेंस। तो एपी का सार्वंतर क्या होता है? डी होता है। डी से हमको इसको दर्शाते हैं। एपी का सार्वंतर डी बराबर क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, हमको डी निकालना है तो अगला पद है माइनस पिछला पद होगा। वही लिखा हुआ है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 4 है और पहला पद क्या है? 2 है। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि एपी का सार्वंतर डी निकालने के लिए आगे वाला माइनस पीछे वाला करेंगे। वही लिखा हुआ है, दूसरा पद तो A2 और पहला पद तो A1। अब आते हैं यहाँ पे Tn पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Tn बराबर होता है A + n - 1 × d। फिर से सुन लीजिए एक बार, Tn बराबर होता है A + n - 1 × d। यहाँ पे देखिए A क्या है, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि A को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, इसको A1 भी लिख सकते हैं, इसको T1 भी लिख सकते हैं। अब D बराबर क्या होता है? सार्वंतर बोलते हैं या पदांतर बोलते हैं या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और n बराबर, जो n आपको यहाँ पर दिख रहा है,
पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने संख्या है यहाँ पे, जैसे 2 4 6 8 लिखा हुआ है, 4 संख्या है तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टी एन को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद बोलते हैं। ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, दोनों सेम बात है। ए एन लिखिए या टी एन लिखिए, क्या है, दोनों आपका सेम बात है। ए एन या टी एन को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। आते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पे, लिखा हुआ है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए एस एन का 2 फार्मूला होता है, तो इससे यह फार्मूला कैसे आया, मैं इसको यहाँ पे डिराइव किया हूँ, आपको समझा रहा हूँ। n/2 का n/2 हो गया, यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, तो 4 जब लिखा हुआ है 4 को हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो वही तो काम किए हैं। यहाँ पर 2a लिखा हुआ है तो a प्लस ए लिख दिए हैं, a प्लस ए, और बाकी जेम का तेम यहाँ पे उतार दिए हैं। और ऊपर में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे कि टी एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए तो यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू डी आ रहा है, तो इसके जगह पर हम लोग टी एन लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसके जगह पर टी एन लिख दिए हैं। अब देखिए तो एस एन बराबर हो गया n/2 ए प्लस टी एन। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे ए लिखिए या a1 लिखिए या t1 लिखिए, तो हम लोग इस a को t1 लिख सकते हैं, पहला पद भी है। तो एस एन बराबर n/2 और t1 प्लस tn। तो इसका यूज हम लोग कब करेंगे, जब आपको पहला पद दिया रहे और अंतिम पद दिया रहे। पहला पद t1 होता है और अंतिम पद क्या होता है, tn होता है। तो वही लिखा हुआ है कि जब पहला पद और अंतिम पद मालूम रहेगा तभी इस फार्मूला का यूज करना है, नहीं तो इस फार्मूला का यूज करना है। एस एन का 2 फार्मूला होता है, मैंने दोनों आपको बता दिया। इसका यूज कब करेंगे, जब हमको पहला पद और अंतिम वाला पद क्या हो, मालूम हो, तब इसका यूज करना है, नहीं तो इसी फार्मूला का यूज करना है। आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिंगल लिखा हुआ है। ट्रिंगल मतलब होता है त्रिभुज होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, ये भरने के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए समझिए, एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त बना दिया, यहाँ पे एक वृत्त हुआ, एक और वृत्त हुआ, एक और वृत्त हुआ, इससे बड़ा हुआ। देखिए कहने का मतलब है, मान लीजिए इसका रेडियस मतलब इसका त्रिज्या 1 cm है, इसका त्रिज्या 2 cm है, इसका त्रिज्या 3 cm है। तो देखिए देखने में एक जैसा दिख रहा है ना, देखने में क्या है, एक जैसा है, तो इसको समरूप बोलेंगे, लेकिन समान नहीं बोलेंगे। पूछा जाता है कि 2 वृत्त हमेशा क्या होता है, समरूप होता है, सर्वांगसम होता है या समान होता है। तो हमेशा क्या होगा, समरूप होगा। सम मतलब क्या होता है, रूप मतलब जो देखने में एक जैसा हो। तो देखने में देखो, देखने में तीनों क्या है, वृत्त है, देखने में तीनों एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका त्रिज्या अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो समान नहीं होगा। इसको समान नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ये समरूप है। तो 2 वृत्त हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं, भरने के लिए आता है। ये 2 वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। वर्ग ले लीजिए, वर्ग लीजिएगा तो मान लीजिए एक छोटा सा वर्ग हो गया, ये एक बड़ा वर्ग हो गया, इससे भी बड़ा वर्ग हो गया, तो ये क्या हुआ, तीनों आपस में क्या है, समरूप है, लेकिन समान नहीं होगा। समान नहीं होगा, समान कब होगा, जब इसके बराबर ये रहेगा, इसके बराबर ये रहेगा, तीनों जब शेप सेम होगा तब क्या होगा। अब देखिए वही लिखा है, 2 समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज भी क्या होगा, हमेशा 2 समरूप होगा, लेकिन समान कभी नहीं होगा। और सभी वृत्त समरूप होते हैं। मान लीजिए 10 को वृत्त बना दिए, देखने में एक जैसा लग रहा था, क्या होगा, सब समरूप होगा। वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, त्रिज्या मतलब r बराबर 1 2 3 cm के वृत्त होते हैं। तो मान लीजिए एक वृत्त बना दिए, इसका r माने त्रिज्या 1 cm है। एक और वृत्त बना दिए, इसका r बराबर 2 cm है। एक और वृत्त बना दिए, इसका r बराबर 3 cm है। तो क्या होगा, समरूप होगा। यहाँ पे क्या है, लेकिन समान नहीं होगा। समान कब होगा, जब तीनों r का वैल्यू 1 हो जाए, चाहे 2 हो जाए, चाहे 3 हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, समरूप। तब समान उसको बोलेंगे, ये समरूप है। अब देखिए उसी तरह 5 cm और 1 cm भुजा वाले 2 वर्ग क्या होंगे। मान लीजिए 2 वर्ग बनाना है, इसका एक का भुजा है 5 5 5 5, वर्ग का 4 भुजा आपस में बराबर होता है, और एक का बोला है कि 1 1 है, 1 1 1। देखिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के सभी फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेके
चैप्टर 6 तक के सभी फॉर्मूले को बता दिया था। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है आपका एनसीईआरटी, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस से ड्रॉ करना है, जिसको हिंदी में हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये हो गया आपका वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये निगेटिव में है। उसी प्रकार यहाँ पे वाई है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और नीचे में वाई डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि यह निगेटिव वाई एक्सिस है। अभी यहाँ पे ओ दिख रहा है, इसको जीरो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ओ पढ़ेंगे। ओ से होता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब देखिए जो आपका क्वाड्रेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ये प्रथम क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। प्रथम किससे मिलकर बना हुआ है, प्रथम पाद बोलते हैं या प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग एक्स एक्स लिखे हैं। सबसे पहले एक्स लिखा जाता है तब वाई लिखा जाता है। कभी भी लिखना होगा आपको तो पहले एक्स लिखिएगा तब वाई लिखिएगा, ये नहीं कि पहले वाई लिख दे तब एक्स लिख ले, उसको गलत माना जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स से मिलकर बना हुआ है और पॉजिटिव वाई से, इसीलिए यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स क्या है, निगेटिव में है, और वाई क्या है, पॉजिटिव में है, इसीलिए पहले माइनस तब प्लस आया है। अब थर्ड में हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से इसमें गए, यहाँ से थर्ड में आए, थर्ड में आए तो देख रहे हैं कि x माइनस है, इसीलिए x माइनस है, और y भी क्या है, माइनस है, इसीलिए y माइनस लिखा गया है यहाँ पे। फोर्थ में आते हैं, अब जब फोर्थ में आएंगे तो देखेंगे कि x प्लस है और y क्या है, माइनस है। आपसे पूछा भी जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में बताइए कि x क्या होगा और y क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर में लिखा हुआ है एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस कहा जाता है। एक्स ओ एक्स डैश मतलब ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्स एक्सिस बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार वाई ओ वाई डैश को वाई एक्सिस कहा जाता है, मतलब जो ये सुता हुआ लाइन है इसको एक्स एक्सिस, जो उठा हुआ लाइन है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में लिखा हुआ है मूल बिंदु, मूल बिंदु को हम लोग इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का नियामक होता है, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, वही लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले x लिखते हैं और उसके बाद y लिखते हैं, माने x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। ये ओरिजिन जो होता है यहाँ पे बीच में, यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। आइए हम लोग 4 नंबर के ऊपर बात करते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश में x प्लस होता है y प्लस, देखिए x भी प्लस है y भी प्लस है। उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश में x निगेटिव है और y प्लस है, x निगेटिव है और y प्लस है। पहले x लिखते हैं तब y लिखते हैं, तो थर्ड में क्या होगा, x निगेटिव y भी निगेटिव, देखिए वही लिखा हुआ है। तृतीय चतुर्थांश में x निगेटिव y निगेटिव होता है। फोर्थ में क्या होगा, चतुर्थ में पहले x प्लस होगा और y माइनस होगा, वही लिखा हुआ है, x प्लस है और y माइनस है। आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए हम लोग अब 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x y की दूरी क्या होगी। तो दूरी सूत्र होता है, पहला में से पहला घटाते हैं और दूसरा में से दूसरा घटा के स्क्वायर करते हैं, उसमें रूट लगा देते हैं। तो x में से 0 घटेगा तो x ही बच जाएगा, तो x का स्क्वायर हो गया। और y में से 0 घटेगा तो y बचेगा और y के स्क्वायर है, बीच में प्लस, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मूल बिंदु 0 0 से पी एक्स वाई की दूरी क्या होगी, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब 9 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर पे लिखा हुआ है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, मान लीजिए आपको 2 बिंदु दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है x1 y1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x2 y2। तो पहला में से पहला घटा लीजिए या दूसरा में से दूसरा घटा लीजिए, वही लिखा हुआ है कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x2 में माइनस x1 का होल स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में है निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर के ऊपर आइए, यहाँ पे आपको a और b 2 बिंदु दिया गया है, a b 2 बिंदु दिया गया है, आपको बीच वाला पूछ रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि जब a और b आपको दिया रहे तो क्या दिया है, यहाँ पे x1 y1 दिया है और यहाँ पे x2 y2 दिया है।
और ये आपको P निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे। तो x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, आपका P निकल गया। फिर से समझ लीजिए एक बार, A और B आपको दो बिंदु दिया रहा है और इसके बीच वाला पूछे, मतलब A से P जितना दूरी पर है B से भी P उतना ही दूरी पर है, दोनों दूरी सेम होना चाहिए, तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ से A से P का दूरी 4 है, तो P से B का भी दूरी 4 होना चाहिए, तब इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। पहला को जोड़ के दूसरे भाग और दूसरा को जोड़ के दूसरे भाग। आइए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से भी आपको प्रत्येक साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पे ABC, हाँ यहाँ पे 11 नंबर है, सॉरी 11 नंबर यहाँ पे है। यहाँ पे ABC, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिया गया है। A का नियामक है, मतलब x का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का है x2 y2 और C का है x3 y3। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो 1/2 x1, देखिए x1 से स्टार्ट हुआ है तो एक के बाद क्या आता है, 2 3 आता है, तो y में 2 और 3 हो गया। x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा, 2 के बाद क्या होता है 3 1 हो जाएगा, x3 हो गया। इसके बाद क्या होगा y1 माइनस y2, बहुत ही इजी है इसको याद करना। 1 के बाद 2 3 आया, 2 के बाद 3 1 आया और 3 के बाद 1 2 आया, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए 12 नंबर ना होगा, ये 12 नंबर, जब संरेखी हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। जब संरेखी लिखा हो, कोलिनियर, संरेखी को इंग्लिश में हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, जब कोलिनियर आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तो वही मैं किया हूँ, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ज्यों का त्यों मैं यहाँ पे उतार दिया हूँ और बराबर में 0 लगा दिया। क्यों बराबर में 0 लगाया, क्योंकि संरेखी है, संरेखी है तो क्षेत्रफल का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए मैं क्षेत्रफल ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिया। अब बराबर में 0, तो आप ही बताइए, जब 2 ये क्या है, भाग में है, तो भाग में तो गुना में जाएगा, वही गुना में आ गया है। देखिए 2 को जब हटाएंगे तो जाके 0 से गुना हो जाएगा, और 0 में दूसरे, चाहे 0 में किसी भी संख्या से गुना हो तो क्या आएगा, हमेशा 0 आता है। तो अगर संरेखी रहे तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, सिर्फ 1/2 यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि जाके इधर गुना हो जा रहा है तो इसलिए 0 हो जा रहा है। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री, इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 40 नंबर का, कम से कम 40 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। एक सिंगल चैप्टर, मात्र एक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला दें तो 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे मैं बना दिया, यहाँ सी के सामने क्या मैं थीटा लगा दिया हूँ, तो थीटा का सामने वाला, याद रखिएगा, थीटा का सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, भुजा मतलब क्या होता है, साइड, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और जो बच जाता है उसको हम लोग आधार के नाम से जानते हैं। तो थीटा के सामने वाला ए बी भुजा क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, और 90 के सामने वाला भुजा क्या हो गया, एसी हो गया यानी हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया, और जो बच गया वो बेस है, वो आधार हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, उसी को लिखे हुए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब आप ही बताइए, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, हमको इस पर आधार निकालना है। आधार निकालना है तो क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को घटा देंगे, तो वही तो किए हैं, कर्ण में से लंब को घटा दिए। और जब लंब निकालना रहेगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, वही तो किए हैं कि जब लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, आपको एसी होता है, मतलब हाइपोटेनस जो भी होगा वो सबसे आपका बड़ा भुजा होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक है याद करने का, पाकिस्तान भूखा प्यासा लिखा हुआ है और हिंदुस्तान हरा भरा लिखा हुआ है, तो P/H इसका पहला ले लीजिए, तो P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है। B/H ले लीजिए तो कॉस थीटा होता है, और P/B ले लीजिए तो tan थीटा होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक कॉट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम शादी कराए थे साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, और टैन का कॉट के साथ। आप लोगों को मैं पहले भी ये समझा चुका हूं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। जब साइन का वैल्यू P/H है तो इसका H/P हो जाएगा, जब इसका B/H है तो H/B हो जाएगा, इसका P/B है तो इसका B/P हो जाएगा। अब यहाँ आइए ऊपर में, यहाँ समझते हैं, ये आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया गया है।
जिसका नाम सी से है उसको मैं एक तरफ रख दिया हूं और बिना सी वाले को मैं एक तरफ रख दिया हूं, सी वाले को एक तरफ रख दिया हूं और बिना सी वाले को एक तरफ रख दिया हूं और बीच में 1 रख दिया हूं और यहां से तीर चलाना है। तीर चलाना है तो देखिए लिखा हुआ है कि tan गुने कॉट बराबर 1। सही बात है, tan गुने कॉट बराबर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो वह है tan गुने कॉट बराबर 1। अब आपको यहां से मान लीजिए tan का वैल्यू निकालना है, tan का तो 1 ये क्या है, कॉट बाटा में आ जाएगा, और जब कॉट का निकालना है तो ये tan क्या आएगा, 1 के बाटा में आ जाएगा। फिर उसी तरह साइन से तीर चला है, जाके लगाया कौशिक को, तो साइन गुने कौशिक बराबर 1 होता है, साइन गुने कौशिक बराबर 1 होता है। जब साइन का निकालना है तो 1 बाटा में कौशिक आ जाएगा, और जब कौशिक का निकालना है तो 1 बाटा में साइन आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस से चला है, जाके लगा सेक को, तो कॉस गुने सेक बराबर 1 होता है, कॉस गुने सेक बराबर 1 होता है, तो कॉस बराबर 1 बाटा में सेक चला जाएगा, और जब सेक निकालना है तो 1 बाटा में कॉस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 10 नंबर फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसको यहाँ से साइन स्क्वायर आपको निकालना रहे तो क्या कीजिएगा, ये कॉस को उधर भेज दीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और जब आपको कॉस ही निकालना रहे तो साइन को उधर भेज देंगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। याद कर लीजिएगा इसको कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको 11 नंबर और 12 नंबर है, 11 नंबर और ये 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिए इस पे। यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। आपको दिया रहता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट ये बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आपको यह यूज में लाना पड़ता है और यूज इसका कीजिएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब कॉसेक स्क्वायर सिर्फ निकालिएगा तो ये माइनस में तो कहाँ प्लस में आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आशा करता हूं कि यह सभी फार्मूला मैंने आपको जो बताया सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। त्रिकोणमिति का और भी कुछ फार्मूला है, हम इसको आगे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए देखिए, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक के जितने भी फार्मूले थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एनसीईआरटी में टोटल आपके 15 चैप्टर हैं, उसमें से मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक के जितने भी फार्मूले हैं सारे के ऊपर मैंने डिस्कशन कर चुका है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर 10 है सर्कल, इसको हिंदी में हम लोग वृत्त के नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 12 में लिखा हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो 10, 12 दोनों का फार्मूला मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा साथ में। देखिए फार्मूला नंबर 1 में लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे बोला गया है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, उसी को लिखा है पाई आर स्क्वायर बटा में 2। आप खुद से भी सोच सकते हैं, जब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे अर्ध बोल रहा है, अर्ध का मतलब होता है आधा, तो आधा कीजिएगा तो पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, माने उसका चौथा भाग का पूछ रहा है, तो 4 से उसमें भाग कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे वृत्त का व्यास यानी डायमीटर उसका पूछ रहा है, कितना होगा, 2r होता है। वृत्त का डायमीटर यानी व्यास क्या होता है, 2r होता है। 5 नंबर में देखिए वृत्त के चाप की लंबाई या त्रिज्या खंड की लंबाई क्या होती है, तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, क्या बोल रहे हो, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 7 नंबर में वृत्त का परिधि क्या होगा, परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए, तो 2 पाई आर या पाई डी होता है। और जो आपका चैप्टर नंबर 11 है इसमें कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैंने बनावट दिया हुआ है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। और चैप्टर नंबर 12 में जो भी फार्मूला था मैं यहाँ पे ऊपर डिस्कशन कर दिया। 10 और 12 का जो भी फार्मूला था 1 से लेकर 7 तक मैं उसके
मैं उसको आपको बता दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम वृत्त बनाए हैं, इसका सेंटर को O माने हैं और A और B यहाँ पे है, और ये जो है ये इसका त्रिज्या खंड यानी सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे भी एक वृत्त ड्रॉ किए हैं और इसका सेंटर O है और A B लिखा हुआ है। तो देखिए जो ये बड़ा वाला भाग है इसको बोलते हैं द्विघ चाप, मतलब बड़ा चाप हो गया, ये मेजर आर्क बोलेंगे इसको, और जो छोटा वाला है इसको माइनर आर्क बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, मतलब इसको हिंदी में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बोलते हैं। इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं जिसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक का यूज किया हूँ, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने दिमाग में बैठाने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका सूत्र है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 1 नंबर में लिखा हुआ है कि नौकरी के चक्कर में गंवा दिया व्यापार और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और 2 नंबर में लिखा हुआ है ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार और वृत्त का परिधि 2πr। 3 नंबर में लिखा हुआ है आंख में है आंसू और दिल में है प्यार और वृत्त का परिधि 2πr। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर में है, ट्रिक नंबर 4 में प्यार में है धोखा और है जुदाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 5 नंबर में है मिला न खुदा न मिला प्यार और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा²। 6 नंबर में है प्यार करना है एक सजा और वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1 भुजा। 7 नंबर में है अब तक किसी लड़की से हुआ ना हमारा मैच और बेलन का आयतन πr²h। 7 नंबर में क्या है अब तक किसी लड़की से हुआ ना हमारा मैच और बेलन का आयतन πr²h। 8 नंबर में है मारे हैं भैया मोहे मारे हैं भौजाई और आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए मैं आपके सामने कुल 8 ट्रिक पेश किया हूं और आशा करता हूं कि इस ट्रिक द्वारा आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं, आप उसको याद कर लेंगे और उसको याद करने में ये आपको मददगार साबित करेगा। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको ध्यान से देखना है और याद करना है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। फॉर्मूला नंबर 2 में लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो √3/4 इंटू भुजा² होता है। 3 नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा² होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुने भुजा होगा। 5 नंबर में लिखा हुआ है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और 6 नंबर में है घन, घन यानी क्यूब, घन का आयतन वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, क्यूब का, तो हो जाएगा भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब ए मानेंगे साइड को तो ए क्यूब हो जाएगा, इसका ए गुने ए मतलब ए क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा²। टोटल सरफेस एरिया किसका पूछ रहा है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 गुने भुजा²। यहाँ पे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है यहाँ पे, तो 4 गुने भुजा² हो जाएगा। घन का विकर्ण पूछ रहा है, तो √3 इंटू ए, या ये भी लिख सकते हैं √3 इंटू भुजा। यहाँ पे घनाभ का क्यूबॉइड का बात हो रहा है, तो घनाभ का आयतन क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, L गुने B गुने H में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। अब यहाँ पे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस H। अब घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, घनाभ का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H²। अब आइए बेलन पर, सिलेंडर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। बेलन का आयतन लिखा हुआ है πr² होता है, बेलन का आयतन πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrh होता है। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू r प्लस h होता है।
अब आइए शंकु, कोण के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, शंकु का आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना रहेगा तो किसका यूज करेंगे, तो √h² प्लस r² का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में आपका दिया गया है गोला, गोला को स्फीयर बोलते हैं। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब अर्ध गोले मतलब सेमी स्फीयर बोला जा रहा है, सेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यू। आप खुद से भी सोच सकते हैं, जब टोटल का 4 है तो आधा उसका करेंगे तो 4 का आधा 2 होता है, तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे छिन्नक का बात कर रहे हैं, छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू में छोटा आर हो जाएगा। और छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू आर प्लस आर। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है h² प्लस बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने सबको डिस्कशन कर दिया यहाँ पे, लेकिन आपको इसमें सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है। मैं जिसके ऊपर टिक आउट कर रहा हूँ सिर्फ आपको वही फॉर्मूला याद रखना है। मैं जिसके ऊपर टिक आउट करूंगा ध्यान से देखिएगा, आप वही फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा। देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल 1 नंबर में लिखा हुआ है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल तो खुद याद हो जाएगा, अर्ध मतलब होता है आधा, मतलब सेम ही उसका हाफ कर देना है। तो जब पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर 2 हो जाएगा। और अर्ध वृत्त के बाद उसका चतुर्थांश बोल रहा है, चतुर्थांश मतलब 4 भाग में, वृत्त को क्या करना है 4 भाग में बांट देना है, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा में 4 हो जाएगा। तो सिर्फ आप एक यही याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप खुद से बता दीजिएगा कि अर्ध वृत्त का क्या वाला, अर्ध मतलब आधा, तो उसको 2 से भाग, आज चतुर्थांश का बोल रहे हैं 4 से भाग कर दीजिएगा। और ये याद करना है आपको, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और चाप की लंबाई थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें आपको 1 2 2 1 3 4 फॉर्मूला आपको इसमें याद होना चाहिए। और इधर देखिए, आइए अब चैप्टर नंबर 13 में आपको बता दें कौन सा आपको याद होना चाहिए। आपको इसमें याद होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको याद ही होगा कि 1/2 गुने बेस गुने हाइट, माने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये तो आपको याद है पहले से ही। वर्ग का विकर्ण ये भी नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। एक घन का आयतन याद कर लीजिएगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। ये याद कर लीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप घनाभ का आयतन याद कर लीजिएगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद कर लीजिएगा, 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। घनाभ का विकर्ण याद कर लीजिएगा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बेलन का आयतन आपको याद करना है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ भी याद करना है कि 2 पाई आर एच होता है। और शंकु का आयतन याद करना है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आपको याद करना है कि क्या होता है, पाई आर एल होता है। और शंकु का एक तिर्यक ऊंचाई याद कर लेना है। और इधर आइए, इधर आपको गोला का आयतन याद कर लेना है कि गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। जब गोला का आपको याद हो जाएगा तो आपको अर्धगोला का भी याद हो जाएगा, क्या होगा अर्धगोला का भी हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। और यहाँ पे छिन्नक कोना का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, छिन्नक कोना की आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको टोटल यहाँ पे 35 फार्मूला है, 35 फार्मूला में 1 2 3 4, इधर से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखिए आपको यहाँ पे मैं टोटल आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 फार्मूला मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बोला हूँ। टोटल 35 है, इसमें 17 माइनस करना है, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और यहाँ एक 18 फार्मूला मात्र आपको याद करना है, 18 दूना 36 होता है।
देखिए दोगुना में से आपको सिर्फ एक हिस्सा याद करना है, 35 में से सिर्फ आपको 18 फार्मूला ही याद करना है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 13 तक, यानी कहने का मतलब यह है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जितने भी फार्मूले थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोला जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहला फार्मूला आपका एराइज होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा और बटा में 2। और देखिए 2 नंबर में परिसर, रेंज निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही सिखाया था। रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? रेंज निकालने के लिए जो मान लीजिए यहाँ पे 5, 6, 10, 12 दिया हुआ है, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है? 12 है। तो 12 में से सबसे छोटा घटा लेंगे तो रेंज आपका निकल जाएगा। 12 में से 5 आएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। 3 नंबर देखिए यहाँ पे माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। पहले भी मैंने आपको यह बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे 5, 6, 10, 12 दिया हुआ है, तो कुल प्रेक्षण का योग 5 + 6 + 10 + 12 हो जाएगा। अब बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना है? काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 से उसमें भाग कर लीजिएगा। अब 4 नंबर में आइए मोड, बहुलक। बहुलक जो ब से बहुत बार, अब ब से बहुलक माने जो बहुत बार है उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है जिसकी बारंबारता अधिक हो। मान लीजिए कोई 4, 4, 8, 2 लिखा हुआ है, 4, 4 2 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब माध्य निकालने की विधि, प्रत्यक्ष विधि माध्य, यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा fi × xi बटा में सिग्मा fi। यहाँ इसको सिग्मा पढ़ते हैं, जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं? सिग्मा पढ़ते हैं। और fi का मतलब होता है कुल बारंबारता और xi का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। यहाँ पे काल्पित माध्य विधि देखिए क्या बोलता है? a + सिग्मा fi × di बटा में सिग्मा fi। यहाँ पे a को हम लोग वर्ग चिन्ह का माध्य मान बोलते हैं और di को निकालने के लिए xi में से a को माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला है a + सिग्मा fi × ey बटा में सिग्मा fi × h। अब माध्यक माने मेडियन निकालने के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? माध्यक का n + 1 बटा में 2। कब इसको यूज करेंगे? जब n बराबर विषम हो, मतलब ऑड नंबर हो। और माध्यक निकालने के लिए जब n का वैल्यू सम हो तो n/2 + n/2 + 1 भागा 2 हो जाएगा। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या हो जाएगा? माध्यक का वैल्यू l + n/2 - cf बटा में f1 × h। l बराबर माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होगा। यहाँ n का मतलब होगा बारंबारता का योग और cf का मतलब होगा माध्य वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता और f1 का मतलब होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब आइए यहाँ पे देखते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक के लिए अवर्गीकृत के लिए क्या होता है? बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक हो। मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया कि बहुलक किसको बोलते हैं? जो बहुत बार है उसको बहुलक बोला जाता है। वर्गीकृत के लिए क्या हो जाएगा? बहुलक वैल्यू l + f1 - f0। f0 माने f0 इसको पढ़ते हैं बटा में 2f1 × f0 - f2 × h। ठीक है, देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 क्या है? तो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किसी घटना के घटित होने की संभावना तथा किसी घटना के घटित न होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता किसको बोलते हैं? किसी घटना की घटित होने की संभावना या किसी घटना की घटित न होने की संभावना ही प्रायिकता कहलाती है। एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले भी आपको यही एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए मैं कहीं घूमने गया हूँ, किसी पार्क में गया हूँ, मैं किसी पार्क में घूमने के लिए गया हूँ, किसी लड़की के साथ में हूँ और अनजान लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे कि सर की गर्लफ्रेंड हो सकती है या सर की बहन हो सकती है या सर की वाइफ हो सकती है या कोई भी हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अनुमान लगाएंगे, तो उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। संभावना व्यक्त किया जा सकता है। इसमें हमको मालूम नहीं होता है क्या होगा, सिर्फ हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे बी रेन टूडे। आज वर्षा हो सकती है। होगी कि नहीं होगी इसका कोई अनुमान नहीं है, सिर्फ हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। इसको होगी कि नहीं होगी इसका कोई निश्चित
अनुमान नहीं है, सिर्फ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, होगी कि नहीं होगी ये हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, नोट कर लीजिएगा इसको। निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 1 होता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ये एराइज होता है कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 होता है, और अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान क्या होता है, तो 0 होता है, वही लिखा हुआ है, अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टार लगा दिया हूँ, 4 स्टार यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ। ये आपका 4 स्टार का सवाल है दोनों, ये दोनों का आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का वैल्यू 1 होता है और अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ दिया हूँ, प्रायिकता को हम लोग पीई से दर्शाते हैं। कैसे? पी से दर्शाते हैं। कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में आपको ये पी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि प्रायिकता लिखा हुआ है, तो वही लिखा हुआ है। देखिए बीच में पी लिखे है और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है और बराबर का भी इसमें चिन्ह है, तो यही बोल रहा है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, प्रायिकता का मान 0 के बराबर, देखिए 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। वही लिखा हुआ है कि जो ये प्रायिकता है इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। वही लिखा हुआ है कि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। और देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट में, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। मान लीजिए आप प्रायिकता कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है -2, -5, -6, ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, हमेशा आएगा तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। मान लीजिए आपका आंसर 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। 0.1 हो जाए, 0.99 हो जाए, वो चलेगा। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। और यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है P + P0 बराबर 1 होता है। ये भी फॉर्मूला आपके एग्जाम में आता है। मैं यहाँ पे 3 आपको नोट, देखिए यहाँ पे 1 नंबर ये था आपको कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 1 होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। और अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है, ये याद कर लीजिएगा। और इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1, 2, 3 और 1, 4। P + P0 मतलब प्रायिकता है और प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों को मिला के वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। तो मान लीजिए जब आपको यहाँ से P निकालना है तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में चला जाएगा। वही किया हूँ, 1 में से P घट गया है। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। जोकर को उसमें ऐड कीजिएगा तो 53 हो जाएगा, लेकिन जोकर को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। तो हम लोग मानेंगे कि ताश के गड्डी में कितने पत्ते हैं, टोटल आपको 52 पत्ता होता है। 52 पत्ता को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं, एक होता है लाल पत्ते और एक होता है काला पत्ते। तो 52 को 2 भाग में बांटिएगा, 52 में जब 2 से भाग कीजिएगा तो 26 को होगा, तो 26 को लाल पत्ते होगा और काला पत्ते को होगा 26 होगा। अब इसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, लाल पत्ते को भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पान या लाल पान, जिसको हट बोला जाता है, दिल जैसा उस पर बनाया रहता है, 13 गो होता है। और एक होता है ईंट होता है, इसको डायमंड बोलते हैं, उसका फिगर कुछ इस तरह का होगा, ये भी 13 गो होता है। हम लाल पत्ते को 2 भाग में बांट दिए तो काला पत्ते को भी 2 भाग में बांट देंगे। तो इसमें देखिए 13 गो होता है हुकुम या काला पान बोलते हैं, जिसको स्पेट्स बोलते हैं, बात मत करो, स्पेट्स बोलते हैं। ऐसे उस पर चिन्ह बनाया रहेगा। और यहाँ पे चिड़िया हो गया, जिसको क्लब्स बोलते हैं, 13 गो ये भी होता है। तो 26 को यहाँ 2 भाग में बांट दिए और 26 को यहाँ 2 भाग में। सबसे पहले हम लोग 52 को 2 भाग में बांटे तो 26 मिला, और 26 को 2 भाग में बांट दिया तो 13, 13, 26, 13, 13, 39, 13, 14, 52 को हो गया। अब देखिए इक्का को होता है, ये उस पर लिखा रहेगा, इक्का आपको 4 गो होता है। और बच्चा, जिसको हम लोग किंग बोलते हैं, किंग की संख्या 4 होगा, एक इसमें किंग होगा, एक इसमें किंग होगा, एक इसमें किंग होगा, एक इसमें किंग होगा। ठीक उसी प्रकार बेगम, क्वीन बोलते हैं, क्वीन की भी संख्या 4 होती है, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा।
ठीक उसी प्रकार गुलाम, गुलाम को जैक बोलते हैं, जैक की भी संख्या 4 होती है। इसमें एक जैक होगा, इसमें एक जैक होगा, इसमें एक जैक होगा और इसमें एक जैक होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चेहरे वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो चेहरे वाले पत्तों की संख्या टोटल 12 होती है। कौन कौन से? बादशाह, बादशाह जब किंग वाला देखिएगा उस पर किंग का चित्र बनाया रहेगा, बेगम देखिएगा उस पर क्वीन का चित्र बनाया रहेगा, जैक देखिएगा उस पर गुलाम का चित्र बनाया रहेगा। तो चेहरे वाले पत्ते 4 + 4 + 4 कितना होते हैं? 12 होते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। फेस माने चेहरा, चेहरे वाले कार्ड को इंग्लिश में फेस कार्ड बोला जाता है। तो 4 + 4 + 4 12 गो हो गए। तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो बोलिएगा 4 + 4 + 4 मतलब 12 होते हैं। और पूछा जाए कि बिना चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो बिना चेहरे 52 को पूरा पत्ता है। और उसमें से हम लोग जान गए कि 12 को चेहरा वाला है, तो उसमें माइनस कर लेंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कि बिना चेहरे वाले कितने पत्ते हैं। तो वही तो मैं किया हूं। यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है बिना चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, तो 52 को टोटल। और उसमें से चेहरे वाले पत्ते कौ गो हैं? 12 गो। तो बिना चेहरे वाले कौ गो बच गए आपको? तो 40 को बच गए। अब देखिए 2 नंबर में लाल रंग का बादशाह कौ गो होगा? लाल रंग का बादशाह कौ होगा? देखिए लाल रंग आपको यहाँ पे है, लाल रंग का बादशाह पूछा जा रहा है। तो लाल रंग यहाँ पे है, तो बोल रहे हैं कि सब में कहो क्या होगा? बादशाह होगा। तो लाल रंग में एगो इसमें बादशाह मिलेगा, एगो इसमें मिलेगा, कौ हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि लाल पत्ते को 2 भाग में बांट दिए हैं। बताए कि बादशाह इसमें चारों में कौ होता है, बेगम भी चारों में कौ होता है, और गुलाम भी चारों में कौ। तो 2 हो जाएगा ना। लाल रंग का बादशाह एगो इसमें से 2 हो गया। अब देखिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आपसे पूछा जा रहा है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता इसमें 3 गो, 3 6 3 3 9 3 4 12 12 गो है, माने 3 गो इसमें है, 3 गो इसमें है, 3 गो इसमें है, 3 गो इसमें है। ये बोल रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 का है 3 और 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 गो हो जाएगा। अब हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता देखिए लिखा है, हुकुम को हम लोग काला पानी यानी स्पेट्स के नाम से जानते हैं। तो हुकुम का पत्ता को वो है? 13 गो है, तो 13 लिख दिए हैं। अब ईंट का बेगम पूछ रहा है, ईंट का बेगम को होगा? तो बेगम एगो होगा, ईंट का बेगम को होगा एगो। अब पान का गुलाम पूछा जा रहा है कि पान का गुलाम को होगा? पान का गुलाम भी कितना होगा? 1 होगा। तो आशा करता हूं कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, आप अच्छी तरह से आप उसको याद कर लेंगे और अपने माइंड में रखेंगे। मैं सब फॉर्मूला को ट्रिक वाइज बताया हूँ। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ और ओपन चैलेंज भी करता हूँ, अगर आप चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक पूरे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो ऐसे ही आपको 50 नंबर मिल जाएगा। मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूं कि 50 नंबर आपको कंफर्म आ जाएगा। सिर्फ आप क्या काम कीजिए, चैप्टर नंबर 1 से लेके आज चैप्टर नंबर 15 तक के जितने भी फॉर्मूले सबको अपने माइंड में रख लीजिए। मैं शुरू से ही यह बात बोलते आ रहा हूं कि आप टोटल अगर फार्मूला मैथमेटिक्स के याद कर लेते हैं, अपने माइंड में रख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपको 50 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा सिर्फ फार्मूला बेसिस पे। क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है फार्मूला पे अप्लाई कीजिए और उसका आंसर निकालिए। एक भी आपको ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फार्मूला याद है, पुट कीजिएगा और उसका आंसर निकालिएगा। तो चलिए आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।